आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद खेला सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर की एक सीरीज़ लाई जा रही है, जिसमें हम आज यूपी ट्रिपल एस सी चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा जो है 8/11/2015 को संपन्न हुई थी और यह सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर है, इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। अपने अपने ग्रुप्स में, आप जिस भी ग्रुप में शामिल हैं, वीडियो को शेयर कर दें जल्दी से। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? निम्न में से जो कुछ नदियाँ दी गई हैं और इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल है वह भारत में नहीं है, यानी भारत से नहीं निकलती? व्यास, रावी और चेनाब, ये तीनों नदियाँ भारत से निकलती हैं, जबकि सतलज नदी जो है यह मानसरोवर झील के निकट राजस्थान से निकलती है, तिब्बत में से। इसका उद्गम स्थल तिब्बत हो जाता है। चलिए डिटेल्स देखेंगे क्वेश्चन की। दिए गए विकल्पों में सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राकस ताल से है, जहां इसका स्थानीय नाम लोगचेन खंबाव है। व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय की जास्कर पर्वत श्रृंखला के रोहतांग दर्रे से होता है। रावी नदी का उद्गम स्थल भी रोहतांग दर्रा एवं चिनाब का उद्गम स्थल बारालाचाला है। तो ये अन्य जो तीन नदियाँ दी गई हैं, इन तीनों का जो उद्गम स्थल है, व्यास नदी का हिमाचल प्रदेश, रावी नदी का रोहतांग दर्रा और चिनाब नदी का उद्गम स्थल भी बारालाचाला दर्रा। जबकि सतलज नदी है यह तिब्बत के पास से, यानी दक्षिण पश्चिम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राकस से निकलती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन वर्तमान केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं? तो उस समय देखा जाए तो ये जो मंत्रालय था किसके पास था? राधा मोहन सिंह के पास। वर्तमान वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष 2013-14 की तुलना में भारत का सकल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन था और आंसर है डी। 2014-15 में वर्ष 2013-14 की तुलना में भारत का सकल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 8 मिलियन टन था। अगला क्वेश्चन, 2016 के रियो ओलंपिक में कितने प्रकार के खेलों की प्रतिस्पर्धा होगी? 2016 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? रियो में, और इसमें 42 खेलों की प्रतिस्पर्धा हुई थी। जबकि हम देखते हैं ओलंपिक का 32वां संस्करण जो टोक्यो 2020 में आयोजित होना था, वह 2021 में आयोजित हुआ, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इसे एक साल टाल दिया गया था। तो जो ओलंपिक 2016 में रियो में हुए, यह 31वें थे, और 32वां कहाँ हुआ? 32वां ओलंपिक जो टोक्यो 2020 के नाम से जाना जाता है, यह 2021 में संपन्न हुआ। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहाँ स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी इस्माइलपुर, कटरा, आज़ादपुर या लंसाल गांव, तो यह हो जाएगा आंसर होगा डी, लंसाल गांव। और यह लंसाल गांव कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन की डिटेल देखेंगे। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी पूछी गई है, लंसाल गांव महाराष्ट्र में है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज लसालगांव महाराष्ट्र में स्थित है। प्याज मंडी जो है यह लसालगांव महाराष्ट्र में है। प्याज एक वनस्पति है जिसका कंद सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेफा है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सभी लोग आंसर करेंगे। तो आंसर हो जाएगा बी, सुचेता कृपलानी। आंसर क्या होगा? बी, सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। देखिए डिटेल्स देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी 1963 से 1939 तक थी। ये गलत लिख दिया गया है इसमें, 1963 से 1939। यह एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त रूप से सक्रिय होकर कार्य किया था।
वित्तीय समायोजन के उद्देश्य से लागू हो जाने वाली जन धन योजना, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई? तो जन धन योजना कब प्रारंभ की गई? 28 अगस्त 2014 को। इस योजना को आधिकारिक तौर पर 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया। यह योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है, जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं नामतः बैंकिंग, बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता है। खाता किसी भी बैंक अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि आउटलेट में खोला जा सकता है। 88वां क्वेश्चन, 20,000 करोड़ के पंचवर्षीय बजट के साथ प्रारंभ की गई नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियां सम्मिलित की गई हैं? नमामि गंगे परियोजना के तहत कितनी नदियां हैं जो शामिल की गई हैं? तो इसमें केवल गंगा नदी को शामिल किया गया। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में की गई। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना पर वर्ष 2020 तक 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। अगला क्वेश्चन, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा। ध्वनि की तीव्रता जो नापी जाती है या डेसिबल में नापी जाती है, यानी ध्वनि की तीव्रता का मतलब क्या होता है? डेसिबल होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, दो व्यक्तियों के वार्तालाप की ध्वनि का डेसिबल स्तर क्या होगा? तो आंसर होगा ए 20 डेसिबल। डिटेल्स देखेंगे। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर लगभग 20 डेसिबल होगा। यह ध्वनि का स्तर 80 डेसिबल से अधिक होता है तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। जब ध्वनि का स्तर जो है 80 डेसिबल से अधिक हो जाता है तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो हम जानते हैं जो पानी होता है, पूछा गया 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है, तो आंसर होगा 0, कोई कैलोरी नहीं होती। 1 लीटर पानी में कोई कैलोरी नहीं होती। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। भोजन में निहित ऊर्जा के मापन के लिए कैलोरी का ही प्रयोग किया जाता है, किंतु पानी में कोई कैलोरी नहीं होती। अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? अग्नि दुर्घटना होने पर क्या अधिक तपिश पैदा करता है? पत्थर, लकड़ी या पॉलीमर? तो हम देखेंगे, आंसर होगा पॉलीमर। अग्नि दुर्घटना में दिए गए विकल्पों में से पॉलीमर अधिक तपिश पैदा करता है। पॉलीमर कार्बनिक यौगिक होता है जो कि सरल अणु, जिन्हें मोनोमर कहा जाता है, से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? तो मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? जो एमएसपी घोषित किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या किसके द्वारा घोषित किया जाता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आंसर होगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग घोषित करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा उत्पादकों को अत्यधिक उत्पादन वर्षों में मूल्यों से अत्यधिक गिरावट के विरुद्ध सुरक्षित करने के लिए नियत किया गया मूल्य है। गेहूं का समर्थन मूल्य क्या था? यानी गेहूं का एमएसपी क्या रखा गया था? 2014-15 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए डिटेल्स ही देखेंगे इस क्वेश्चन की। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2014-15 में 1450 प्रति क्विंटल था। वर्ष 2020-21 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य जो था वो 1925 प्रति क्विंटल रखा गया। पुरस्कृत फिल्म लाइफलाइंस, जिसे 126 देशों ने 14,000 बार एक शिक्षण उपकरण के रूप में देखा है, भारत के किस राज्य की ग्रामीण पृष्ठभूमि को दर्शाती है? एक प्रसिद्ध फिल्म आई थी जिसे पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, लाइफलाइन। 126 देशों ने 14,000 बार एक शिक्षण उपकरण के रूप में देखा है, लाइफ लेसन्स की तरह देखा है। यह किस राज्य की ग्रामीण पृष्ठभूमि को दर्शाती है? तो आंसर होगा डी, उत्तराखंड। लाइफलाइन फिल्म भारत के उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण पृष्ठभूमि को दर्शाती है। समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीरदास की जयंती कब मनाई गई? जो कबीरदास की जयंती पूछा जा रहा है, कब मनाई जाती है? तो समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि
संत कबीरदास की जयंती 2 जून 2014 को मनाई गई। कबीर हिंदी भाषा के भक्तिकाल के प्रमुख कवि एवं समाज सुधारक थे। कबीर भक्तिकाल की निर्गुण भक्ति धारा से प्रभावित थे। इनके गुरु का नाम रामानंद था एवं इनकी समाधि मगहर में स्थित है। तो आंसर क्या है हमारा डी 2 जून 2015। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रिक्स बैंकों का मुख्यालय पूछा गया है। हम जानते हैं ब्रिक्स जो है यह 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका। और इसका जो मुख्यालय है यह चीन के शंघाई में स्थित है। डिटेल्स देखते हैं। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में स्थित है। इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? इनमें से कौन सा देश है जो नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर होगा बी भारत। भारत जो है नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में सबसे अधिक नींबू का उत्पादन भारत में होता है। मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एवं स्पेन अन्य उत्पादक देश हैं। जीवांश पदार्थ की अधिकतम वाली उत्तम जल निकास युक्त दोमट भूमि जिसकी गहराई 2 से 2.5 मीटर अधिक हो आदर्श मानी जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है यह भारत है। इसके अलावा मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एवं स्पेन इसके अन्य उत्पादक देश हैं। जीवांश पदार्थ की, जिसे ह्यूमस भी कहा जाता है, ह्यूमस की अधिकतम वाली उत्तम जल निकास युक्त दोमट मिट्टी जिसकी गहराई 2 से 2.5 मीटर अधिक हो इसके लिए आदर्श मानी जाती है। निम्नलिखित में से कुछ मुद्रा का अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया गया जिसके परिणामस्वरूप भारतीय स्टॉक बाजार गिर गया? किस मुद्रा का अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया गया? तो आंसर होगा डी चीनी युआन। चीनी युआन का अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया गया जिसके परिणामस्वरूप भारतीय स्टॉक बाजार गिर गया था। अवमूल्यन में देश की मुद्रा के आंतरिक मूल्य क्रय शक्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु विदेशी मुद्रा की तुलना वह सस्ती हो जाती है जिससे कि निवेश को बढ़ावा मिलता है। अवमूल्यन से विदेशी माल हमें महंगे पड़ते हैं, परिणामस्वरूप आयात अपने आप कम हो जाता है। तो अपने आयात को कम करने के लिए और निर्यात को अधिक करने के लिए या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसे बढ़ाने के लिए देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं। अपनी मुद्रा अगर घटा देंगे तो देश में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन विदेशियों के लिए यह सामान जो हमारे यहाँ मिल रहा था वो सस्ता हो जाएगा, इससे विदेशी निवेश बढ़ जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम सभी जानते हैं कब मनाया जाता है। यह 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक एवं सचेत करना है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम जैव विविधता रखी गई। विश्व में कितने देशों में मतदान अनिवार्य है? अनिवार्य मतदान कितने देशों में है? तो अनिवार्य मतदान जो है यह 33 देशों में है। कितने में? 33। यह ऑप्शन में दिया नहीं गया 33, आंसर होगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व के 33 देशों में मतदान अनिवार्य है। कुछ देशों में तो मतदान करना अनिवार्य है। इन देशों में मतदान न करने पर जुर्माने से लेकर सजा तक का प्रावधान है। इनमें से किसको 24वां व्यास सम्मान दिया गया? किसको 24वां व्यास सम्मान दिया गया? तो कमल गोयनका को। दिए गए विकल्पों में से 24वां व्यास सम्मान कमल गोयनका को दिया गया। 2019 में 29वां व्यास सम्मान नाशरा शर्मा को दिया गया। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा साहित्य सम्मान होता है। तो आपको बताना है 2021 का व्यास सम्मान किसे दिया गया। ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को करना है। 2021 का व्यास सम्मान किसे दिया गया? चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध किया जाता है? चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध किया जाता है? जनक भाषण तथा पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण या उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी उपयुक्त सभी।
चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय घृणाजनक भाषण, पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, निर्वाचन अधिकारियों के स्थानांतरण आदि चुनाव के समय निषेध हैं। किसी व्यक्ति, दल या संगठन के लिए निर्धारित सामाजिक व्यवहार, नियम एवं उत्तरदायित्वों के समूह को आचार संहिता कहते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा ए 14 जनवरी 1965 को। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 के दिन की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। भारतीय खाद्य निगम मुख्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं धान की खरीदारी करता है। आंसर होगा ए। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो हम जानते हैं भगत सिंह को फांसी जो है सैंडर्स हत्या के अपराध में दी गई थी, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। और भगत सिंह को फांसी जो दी गई थी 23 मार्च 1931 को दी गई। तो इस प्रकार शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च को। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी, इसलिए 23 मार्च के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह के साथ राजगुरु व सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। बिहार राज्य विधानसभा के चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? तो बिहार राज्य विधानसभा के चुनाव जो हैं कितने चरणों में संपन्न हुए? तो आंसर होगा 5। बिहार राज्य विधानसभा के चुनाव 5 चरणों में संपन्न हुए। बिहार राज्य की विधानसभा में 243 सीटें हैं, जबकि हम देखते हैं यूपी की विधानसभा में 403 सीटें हैं। और आप लोगों को बताना है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जो इसी वर्ष हुआ है यह कितने चरणों में संपन्न हुआ? उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, ये सुमेलन करना है, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए तो इनका मिलान कर लेते हैं। विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस जो है यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है, राष्ट्रीय युवा दिवस यह स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमने ए को मिलाया 3 से, बी को मिलाया 2 से, सी को मिलाया 4 से और डी को मिलाया 1 से। 3 2 4 1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए आंसर हो जाएगा ए 3 2 4 1। डाक दिवस 9 अक्टूबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? तो भारत में कितने शहरों की आबादी जो है 10 लाख से अधिक है? 53। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले 53 नगर हैं। संकल्प प्रदान अभियान किसने आरंभ किया है? संकल्प प्रदान अभियान जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आंसर होगा डी, बिल गेट्स के द्वारा। संकल्प प्रदान अभियान को बिल गेट्स एवं वॉरेन बफेट ने 2010 में शुरू किया था। भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? भूरी क्रांति जो है किसको बल देने पर केंद्रित है? तो आंसर ए, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि पर। तो भूरी क्रांति का संबंध जो है उर्वरक उत्पादन से है। पाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय एवं कॉफ़ी के उत्पादन से है। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? बृहद सांची स्तूप जो है यह किस काल से संबंधित है? तो आंसर होगा ए, गुप्त काल से। बृहद सांची स्तूप मौर्य काल से संबंधित है। सॉरी, आंसर होगा सी, बृहद सांची स्तूप जो है यह मौर्य काल से संबंधित है। यह स्थान मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। विशेषज्ञों का मानना है कि अशोक ने 3 ईसा पूर्व इसे बनवाया था एवं इसे बड़ा रूप 2री शताब्दी ईसा पूर्व में दिया गया। यूनेस्को द्वारा यह स्तूप विश्व धरोहर स्थलों के अंतर्गत आता है। इस स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। स्तूपों का संबंध कौन से धर्म से होता है? बौद्ध धर्म से होता है। सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक के द्वारा कराया गया और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।
इनमें से कौन सा असंगत है, मतलब जो मैच नहीं होता, बाकियों से समानता नहीं है। तो ए कुणाल कपूर। चलिए देखते हैं कैसे। संजीव कपूर, तरला दलाल एवं नीता मेहता का संबंध पाक कला से है। ये लोग शेफ हैं। कौन कौन? संजीव कपूर, नीता मेहता और तरला दलाल। जबकि कुणाल कपूर हैं, यह एक अभिनेता है। यह एक अभिनेता है। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को। किस एशियाई देश ने अपने देश के नए संविधान की रचना हाल ही में की है? किस एशियाई देश ने अपने संविधान की रचना हाल ही में की है? तो आंसर हो जाता है डी, नेपाल। एशियाई देशों में नेपाल ने अपने संविधान देश के नए संविधान की रचना हाल ही में की है। नेपाल पहले एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, पर अब संविधान में सभी नागरिकों को अपनी इच्छानुसार धर्म पालन करने की अनुमति दी गई है। अर्थात नेपाल ने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है? किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है? तो आंसर होगा बी, केरल। भारत के केरल राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 114वां क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। हिंदू जो समाज है यह किससे संबंधित हो जाता है? तो यह सनातनी और आर्य समाजी हो जाते हैं इसमें। मुसलमानों में शिया और सुन्नी दो पंथ होते हैं। सिख धर्म में निरंकारी और नामधारी पंथ होते हैं, जबकि ईसाइयों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो हम देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा हमारा। हमने ए को मिलाया 4 से, बी को मिलाया 3 से, सी को मिलाया 1 से और डी को मिलाया 2 से। तो 4 3 1 2। आंसर क्या है? आंसर होगा डी। आंसर होगा डी, 4 3 1 2। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो भारत के गुजरात राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है, जो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह सर्वाधिक गेहूं उगाने वाला राज्य जो है यह उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक भूमि पर गेहूं करने और उसे उत्पादित करने का जो अग्रणी है वह उत्तर प्रदेश है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उगाने वाला राज्य है। देश की कुल उत्पाद का 34% गेहूँ का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। गेहूँ एक रबी की फसल है। विश्व भर में गेहूँ उत्पादन में चीनी प्रथम एवं भारत द्वितीय स्थान पर है। वर्ष 1913 से वर्ष 1920 की अवधि में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं? 1913 से वर्ष 2020 की अवधि तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा बी। देख लेते हैं कैसे। वर्ष 1913 से 2020 की अवधि तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को प्राप्त हुआ, और ये कब प्राप्त हुआ था? 1913 में। इनकी कृति गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वेंकट रमन राधाकृष्णन तथा कैलाश सत्यार्थी, इन सभी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? इनमें से कौन है जो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो आंसर होगा ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। दिए गए विकल्पों में से डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, बी.डी. जत्ती और बी.बी. गिरी तीनों कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? तो नाइट्रिक अम्ल जो है यह किस धातु पर बेअसर होता है? तो आंसर होगा बी, सोने पर। नाइट्रिक अम्ल सोना धातु पर बेअसर होता है। इसका रासायनिक सूत्र HNO3 है। इसका अधिक उपयोग उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल जो है यह सोना धातु पर बेअसर होता है। भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबी समुद्री पुल अवस्थित है? भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबी समुद्र पुल है जो बनाया गया है? तो आंसर होगा बी, मुंबई। डिटेल्स देखेंगे। भारत के तटवर्ती शहर मुंबई में भारत का सबसे लंबा पुल स्थित है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया। मुंबई भारत राज्य की महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। तो यह पुल जो है कहाँ स्थित है? मुंबई में। इसी प्रकार की सीरीज से जुड़े रहेंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया कीजिए,
जिससे अधिक लोग इससे जुड़ पाएँ। आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है आपके लिए ऐसी और अधिक वीडियो लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।